हाँ जी प्यारे बच्चों, जिवें कि तुसीं जाणदे आ अपनी पॉलिटी दी सीरीज़ चली जांदी है। ठीक है, जिहदे विच आपां हिस्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कीता, बिल्कुल बेसिक तो चले आपां, स्टार्टिंग तो चले आ ते निक्कियां निक्कियां सारियां बरीकियां दे नाल आपां पॉलिटी नूं करांगे। पिछले लैक्चर दे विच आपां गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कीता सी। ठीक है, हुण आपां अज की करना है, नैक्सट लैक्चर करांगे आपां टॉपिक आ जिहड़ा अपना इंडियन काउंसल एक्ट ऑफ 1861 काउंसल एक्ट। ठीक है, जिवें कि तुसीं देखिया भी जिहड़ा काउंसल है, काउंसल शब्द तो ही पता लगदा है, काउंसल सभा होती है, बैठ हाँ सभा बैठक होती है, जो काउंसिल होती है। ठीक है, और जो काउंसिल के ऊपर जो एक्ट आए हुए हैं ये 3 हैं। ठीक है, एक 1861 में आया, एक 1852 में और एक 1909 में। ठीक है, ये 3 एक्ट है और हम आगे करेंगे इनमें। इंडियन काउंसिल एक्ट जो इसमें प्रोविज़न दिए हैं इस एक्ट में, वो दिए हैं कि नॉन ऑफिशियली मेंबर्स, हाँ जी, नॉन ऑफिशियली मेंबर्स, ये चीज़ याद रखना। कुछ ऐसे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियली मेंबर को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नॉन ऑफिशियली मेंबर को इंक्लूड किया गया था और इस एक्ट ने प्रोविजन थे, पावर दिए थे। तो उस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन से? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे, ये फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के। ठीक है, और इसने जो नॉन ऑफिशियली मेंबर इंट्रोड्यूस किए थे, नॉमिनेट किए थे अपनी काउंसिल में, वो थे, एक तो राजा था बनारस का और दूसरा था महाराजा पटियाला, ये रियासत के राजे थे, इनको नॉमिनेट किया था। और तीसरा था सर दिनकर राव, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था, जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाली सभा थी, जो काउंसिल थी। ठीक है, इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा काम किया, वो क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, बंगाल स्टेट था, ठीक है, उसकी रिस्टोर करती उसकी पावर प्रेसिडेंसी की। ठीक है, उसको पावर डिसेंट्रलाइज्ड कर दी। और इससे अलावा इस एक्ट में प्रोविजन दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के। बंगाल में इस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी और वो बनी थी 1862 में जी। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो अभी पाकिस्तान का एरिया है, उसमें जो काउंसिल बनी थी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज हम चाहे कहिए कि जैसे स्टेट विधानसभा है ना, तो वो वहां पर कब बनी थी? 1866 में जी। और इसी के तहत और जो पंजाब में थी, पंजाब में भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी और वो बनी थी 1857 में। ठीक है, पंजाब में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। और इससे अलावा एक बहुत बड़ी बात वो थी कि इस एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, मतलब जो आज जैसे हम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये होम मिनिस्ट्री है, ऐसे पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था और वो हुआ था 1859 में जी। ठीक है, 1859 में। तो इससे अलावा एक और जो बहुत बड़ी बात है, इस एक्ट में इंडिया में क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में इस एक्ट के तहत, जो आज भी मौजूद है आर्टिकल 123 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में है, जो ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट जो इशू करता है ना ऑर्डिनेंस, वो कब इंडिया में आया था? वो आया था इस एक्ट के तहत आया था इंडिया में नहीं। ठीक है, समझ लगी? हाँ जी, आगे देखते हैं हम। हाँ जी, 1892 एक्ट जो है, इसके बारे में, ये 3 एक्ट मैंने बोला था आपको आए थे, काउंसिल के ऊपर थे, क्योंकि इनमें जो आज की हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, ये इनकी एक ग्रास रूट था इसका, ये समझ ली कि ये इनकी एक जड़ थी, है ना, जब शुरू हुई थी, ये बेस था, इस समय से शुरू होनी है और ऐसे ऐसे डेवलप हुई है काफी टाइम में हमारी पार्लियामेंट। हाँ जी, इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि बजट है, जो बजट और डिस्कस होनी शुरू हुई थी इस एक्ट के अंदर। ठीक है,
और इसमें एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछ सकते थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो क्वेश्चन पूछ सकते थे इसमें, ठीक है। और ये इस चीज में आई थी। और इससे आगे जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909, ठीक है, 99, इसको हाईलाइट नहीं किया गया, 99 एक्ट है ये, मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म है जी। 1909 का जो एक्ट है इसको मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आई थी? हाँ जी, एक मिनट, इसमें क्या था, एक मिनट में अभी देखते हैं। इसमें ना दिया गया था, टाइटल दिया था, हाँ जी। अभी इसमें देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है हमारा, इसमें क्या आया था, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। ये मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म है, ठीक है। और इसमें मॉर्ले सेक्रेटरी था उस टाइम में, और जो मिंटो है जो वायसराय ऑफ इंडिया था। और इसमें सबसे पहले क्या, लेजिस्लेटिव का जो साई था वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और इसमें इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, मतलब ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दो तरह के काउंसिल में मेंबर होते थे। मतलब जो ऑफिशियल मेंबर थे वो तो उनको क्या करता था कि वाइसराय नॉमिनेट करता था, जैसे राज्यसभा में आज हो रहे हैं। और जो नॉन ऑफिशियल होते थे और वो इंडियन लोगों के द्वारा वो मेंबर भेजे जाते थे, इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इसमें, ठीक है। और इसमें साइज बढ़ा दिया गया था, 16 से 60 मेंबर कर दिए गए थे टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी राइट मिल गया था मेंबरों को, जो काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। और एक बात और इसमें जो है, ये वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो सरकार थी, ठीक है, उसमें इंडियन को, है ना, रिप्रेजेंट किया गया था, इंडियन को रखा गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और पहला इंडियन जो था इस काउंसिल में रखा गया वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसमें रखा गया था, पहला फर्स्ट इंडियन था। और 1909 के एक्ट में जो और चीज आई वो थी क्यूमिनल अवार्ड। ये बहुत बड़ी चीज है, काफी बार आता है क्यूमिनल अवार्ड, ठीक है। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको रिजर्वेशन दी गई थी। और रिजर्वेशन क्या थी कि किसी भी इलाके से जहां पर ये सीट रिजर्व कर दी जाती थी और वहां पर मुस्लिम इलेक्शन में खड़ा होता था और मुस्लिम लोग ही उनको वोट डाल सकते थे। और जैसे जर्नल लोग, हिंदू वगैरह से, वो और कम्युनिटी उनको वोट नहीं डाल सकती थी। ऐसे ये रिजर्व किया था, क्यूमिनल अवार्ड से नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसको सेपरेट इलेक्ट्रेट का कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जो मिंटो है हमारा, मिंटो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, या फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड के नाम से इनको जाना जाता है जी, ठीक है। और जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा वो है 1919 का एक्ट, 1919 एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक हम आज़ाद नहीं हुए इसी एक्ट के तहत हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, चलता रहा है, ठीक है, लास्ट तक इसी एक्ट के। और इसमें मॉन्टेग्यू एंड कैल्मिसफोर्ड दो पर्सन थे, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, और दूसरा वाइसराय ऑफ इंडिया था जी, ठीक है। और इसमें सबसे डार्की सिस्टम, ड्यूल गवर्नमेंट है जो, वो एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ये प्रोविंस लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था डायरकी सिस्टम जो था। ये प्रिंस मतलब डायरकी सिस्टम क्या था कि स्टेट लेवल पर जैसे जैसे टाइम आगे आता गया, जैसे जैसे टाइम आगे को बढ़ रहा है, स्टेटों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे थे। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे
वो पावर जो मेन पावर थी वो सेंटर में रख रहे थे और स्टेटों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे थे। तो डायरकी सिस्टम में यही चीज थी कि इसमें डबल गवर्नमेंट थी। एक तो जो स्टेट इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस स्टेट लेवल पे किया गया था। जैसे आज सरकार है ना स्टेट लेवल की, ऐसे जितने भी स्टेट थे उस टाइम पर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर सब्जेक्ट ना रिजर्व किए गए थे, मतलब कि गवर्नर जो था स्टेट का जो गवर्नर होता था है ना, उसको पावर दी गई थी दो तरह की। एक तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, ठीक है, और एक जर्नल सब्जेक्ट थे। और ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे इन पे जो काम करना था, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने रखा गया था, ये कहते जैसे मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर आ गया है ना, ये प्रशासन, ये सारे सब्जेक्ट गवर्नर, स्टेट के गवर्नर रिजर्व किए हुए थे। इन पर जो काम करता था वो अपने एग्जीक्यूटिव जो उनके मेंबर थे उनकी सलाह पे करता था। और जो जर्नल सब्जेक्ट थे दूसरी साइड पे जनरल सब्जेक्ट थे, उन पर जो इंडियन लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर थे उस टाइम पर है ना, जो सरकार बनाई गई थी, जैसे कैबिनेट है, आज कैबिनेट है, सीएम है, उनकी एडवाइस पर, जैसे आज गवर्नर काम करता है उनकी एडवाइस पर काम करता था उन सब्जेक्टों पर, जनरल सब्जेक्टों पर, ठीक है। और जो खास सब्जेक्ट से जैसे फाइनेंस हुआ, होम मिनिस्ट्री हुई, ये सब्जेक्ट स्टेट के गवर्नरों ने रिजर्व कर लिए थे, इन पर वो अपनी मर्जी से काम करता था, ये समझ ले, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस सिर्फ स्टेट पे हुई थी, सेंटर पे नहीं हुई थी। और एक इसमें 1919 के एक्ट में एक डीमार्केटिंग की गई थी सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जैसे आप सब्जेक्ट लिस्ट आज देख रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है स्टेट ने रखे हुए हैं, कुछ सेंटर ने हैं। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, लैंड एंड ऑर्डर हुआ है ना, पुलिस वगैरह, ये सारे स्टेट के पास है। जैसे बैंकिंग वगैरह, LIC, फॉरेन अफेयर, ये कौन से सेंटर के पास है। तो ये सब्जेक्ट हैं जैसे आज बनी हुई ना स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसी तरह से इनकी पैदाइश जो है यहाँ से हुई थी। इनकी पैदाइश जो है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट सेंटर ने रख लिए थे और कुछ सब्जेक्ट स्टेटों को, प्रोविंशियल स्टेटों को दे दिए थे। और एक और चीजों की जो बजट था, प्रोविंशियली बजट था, इसको सेपरेट कर दिया था सेंट्रल बजट से। स्टेट अपना बजट तैयार करना शुरू कर दिया था स्टेटों ने, और सेंटर ने अपना बजट। और एक जो मेन पॉइंट था बी कैमरलिज्म, जैसे आज हमारा जो सेंटर, ये बी कैमरलिज्म सेंटर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे आज हमारा सिस्टम है कि 2 सदन, 2 सदनीय हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसी तरह से ये इनकी जो पैदाइश है यहाँ से हुई है 1919 एक्ट में। यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया सेंटर पे, ठीक है। बी कैमरलिज्म एक एक लोअर हाउस, आज की राज्यसभा, लोकसभा यहाँ की इनकी देन है, समझ लिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो मेंबर थे उस टाइम पर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाएगी, उसमें से टोटल 60 मेंबर थे और 34 जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे, बाकी वाइसराय द्वारा नॉमिनेट। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जैसे कि आज की लोकसभा, ये लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रही है आज की को, ठीक है, और ये कर रही है राज्यसभा को, ठीक है। तो आज ये जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस टाइम पर, लोकसभा थी, उसमें 144 मेंबर थे और जिसमें से 104 मेंबर इलेक्टेड थे, बाकी वाइसराय ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, पहले अवार्ड चला था, और 9 में तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ही रिजर्वेशन दी थी। और ये 1919 का जो एक्ट था है ना, इसमें सिखों को, इंडियन क्रिश्चियन को, है ना, एंग्लो इंडियन को, है ना, यूरोपियन को, सभी को क्या की गया, रिजर्वेशन दी गई इनको, ठीक है। और इसमें और जो चीज आई थी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा आज का UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये समझ लिए कि इनकी पैदाइश जो हुई है यहाँ से हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1919 एक्ट के तहत जी, ठीक है। तो बेटे अभी हमारा जो इसमें हो गया है, और आगे के 2 एक्ट पड़े हैं हमारे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।